हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेरी हैप्पी न्यू ईयर सबको। आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी बात मैं करने वाला हूँ आपसे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेई इन 1 ईयर। आई हैव बीन इन द सिचुएशन लास्ट ईयर और मुझे बहुत सी चीज़ें पता है, मुझे बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी हैं उस एक साल में, और मैं नहीं चाहता कि जो गलतियाँ मैंने करी वो आप भी करो। तो अगर आप किसी ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे थोड़ी डिस्टर्बेंस है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप आराम से शांत होकर इस वीडियो को पूरा देखो। वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इस सिचुएशन में रहा हूँ मैं। तो मेक इट अ पॉइंट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात तो मैं यही करना चाहूँगा कि आपको अपनी लिमिटेशन समझनी पड़ेंगी। देखिए, आपके पास समय कम है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेस में पहले ही दौड़ना स्टार्ट कर चुके हैं, जो लोग आपसे, और आप अभी लेट स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास यू हैव लेस देन 1 ईयर टू प्रिपेयर फॉर इट एंड देयर आर मेनी पीपल हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर इट फॉर मोर देन 2.5 ईयर्स। सो डेफिनेटली टाइम भी एक चीज़ है जो कि काफ़ी मैटर करती है, जो कि काफ़ी डिफाइन करती है आपकी जेई प्रिपरेशन को। तो आपको ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट्स नहीं सेट करने कि मैं एक साल के अंदर 200 रैंक, 250 रैंक, 150 रैंक ऐसे ले आऊँगा। अगर आप अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करते हो तो आपको समझ नहीं आएगा कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए मेरे को किस पाथ को फॉलो करना चाहिए। आप एक अच्छा रोड मैप नहीं तैयार कर पाओगे अगर आप अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करते हो। तो सबसे पहली बात, प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप लेट हो चुके हो और आपको रियलिस्टिक टारगेट सेट करना पड़ेगा, तभी आप उन रियलिस्टिक टारगेट्स की तरफ काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट, वेल रिप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। अब ये मेरा ओपिनियन है, बहुत से लोग ये कहेंगे कि यार भाई, बिना कोचिंग के भी बहुत लोग जेई निकालते हैं। बिल्कुल निकालते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। बहुत से लोग हैं जो बिना कोचिंग के जेई निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास समय बहुत कम है। हमें वो काम जो कि लोग 2 या 1.5 साल में करते हैं, हमें वही काम इन लेस देन 12 मंथ्स हमें करना है। तो हमें चाहिए कि हमको एक सही पाथ मिल जाए। हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसा कोच मिल जाए जिसको जेई के बारे में पता हो, उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता हो, एग्जाम को उसने अच्छे से स्टडी कर रखा हो, और जो हमें ये बता पाए कि किस पाथ पे चलने से हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। अब होता क्या है कि अगर आप अपने आप से जेई के लिए प्रिपेयर करो, अगर आप अपने आप यूट्यूब पे एक्सप्लोर करो, अपने आप किताबें पढ़ के सब कुछ आप अपने आप करो, आप कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको सब कुछ ही फिर अपने आप करना पड़ेगा। आपको अपना सिलेबस, आपको अपना टाइम टेबल, आपको अपना शेड्यूल, सब कुछ अपने आप से करना पड़ेगा, और सब कुछ अपने आप से करने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर मैं बात करूँ 2 लोगों की, एक तो वो जो कि सब कुछ अपने आप कर रहा है, वो अपना शेड्यूल भी खुद डिसाइड कर रहा है, वो अपना सिलेबस भी खुद डिसाइड कर रहा है कि किस ऑर्डर में पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, और वो कॉन्सेप्ट भी खुद ही पढ़ रहा है, तो यूट्यूब से या तो बुक से। तो इसमें दिक्कत क्या होती है कि ऐसे बंदे के कंपैरिजन में जिसके पास एक अच्छा मेंटर है, जिसके पास एक अच्छा कोच है, उसको कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा। अप्रॉक्सीमेटली 25% ज़्यादा टाइम लग सकता है उसे, क्योंकि जिस बंदे के पास कोच है ना, उसको अच्छे से पता है कि किस रास्ते पे चलना है, कौन सा मटेरियल फॉलो करना है, कौन सा टेस्ट सीरीज फॉलो करना है, किस ऑर्डर में चीज़ें पढ़नी है। तो सब कुछ उसको पहले से बताया जा चुका है और सब कुछ उसको अपने आप पहले से कराया जा रहा है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छा एक मेंटर ढूंढिए या एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर लीजिए। अब एक और बहुत ज़रूरी बात मैं करना चाहूँगा, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि बोर्ड्स के साथ साथ जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ और एडिशनल बातें हमें ध्यान में रखनी है। वो क्या कि सबसे पहले कि तो आप ये ध्यान में रखिए कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल सेपरेटली तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना कि आप जेई के लिए अलग से कोई ट्यूशन ले रहे हो और बोर्ड के लिए अलग से ट्यूशन ले रहे हो। आप जेई के लिए अलग टाइम दे रहे हो, बोर्ड के लिए अलग टाइम ले रहे हो। अब होता क्या है ना कि जो बोर्ड एग्जाम का सिलेबस होता है, दैट इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ व्हाट इज आस्क्ड इन जेई। बोर्ड के लिए आपको सेपरेटली तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जो जेई में आप पढ़ चुके हो ना, उसी का एक सबसेट है जो आप जेई के लिए पढ़ रहे हो, बोर्ड एग्जाम में जो भी आ रहा है वो उसका सबसेट है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको सेंटेंस बनाना आता है तो ऑब्वियसली वो वर्ड्स फॉर्म कर ही लेगा, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है वो जेई लेवल का तो है नहीं। अब जेई लेवल के लिए अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो, और आप काफ़ी ट्रिक्स सीख रहे हो, और आपकी नॉलेज भी काफ़ी ऊपर हो जाएगी। तो अगर आपने जेई के लिए पढ़ लिया अच्छे से, तो साइड बाय साइड आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी अपने आप ही हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो एंड में करना क्या कि बोर्ड के 2-3 महीने पहले आपको बस एक बार देख लेना कि बोर्ड में आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है।
राइट। सो बोर्ड में होता क्या है कि जो आंसर्स होते हैं ना, आपको उनको बस प्रेजेंट करने की ज़रूरत होती है। आपको कॉन्सेप्ट पहले से पता है, बस आपको ये जानना है कि जो बोर्ड वाला है उसको चाहिए क्या, किस तरह से आंसर्स को प्रेजेंट करना है, किस तरह से लिखना है। और कुछ कुछ बोर्ड स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे टेलीस्कोप हो गया, सेमीकंडक्टर में कुछ एक आध टॉपिक जो होते हैं जो खाली बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो एंड के एक आध हफ्तों के लिए आप छोड़ दो। बाकी आप जेईई के लिए रिलीजियसली और रिगरसली प्रैक्टिस करो, साइड बाय साइड बोर्ड का भी आपका सेट हो जाएगा। बिल्कुल भी अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बोर्ड के अलग से टेंशन लेते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं आरडी करूंगा, मैं आरएस करूंगा। करने की जरूरत नहीं है यार, बिल्कुल भी। आप अपना कोचिंग मटेरियल फॉलो करोगे, सब कुछ करोगे ना, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, बोर्ड का अपने आप हो जाएगा। और एक और मैं जरूरी बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कि क्योंकि आपके पास टाइम कम है, क्योंकि आपने लेट स्टार्ट किया है, तो आप ज़्यादा अनप्रोडक्टिव काम जैसे कि फाइल बनाना, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के काम, प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देना, आप ये सब अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप कोई जुगाड़ कर लो, कोई आप फ्रेंड से करा लो या कुछ कर लो, लेकिन खुद ये सब फाइल बनाने का काम ये सब आप देख लो, ना ही करो तो बेटर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है इसमें। अब मैं बात करना चाहूँगा कि क्या मटेरियल आपको फॉलो करना चाहिए। अब इससे पहले मैंने आपको बोला था कि एक कोचिंग ज्वाइन कर लो आप, और अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया है तो कोचिंग वाले डेफिनेटली आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दे आर सेट बाय प्रोफेशनल्स। उनको पता है कि किस ऑर्डर में आपको क्वेश्चंस देने चाहिए, कैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ानी है, सब कुछ उनको पहले से पता होता है। तो अब कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कोचिंग का मटेरियल है उसको अगर आप रिलीजियसली कर लो, सिंसियरली कर लो, तो काफ़ी हिस्सा आपका कवर हो जाएगा इसमें। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो कि सभी जेईई एस्पिरेंट्स के लिए एक खजाना कह सकते हो आप, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको एक बुक मिलती होगी, मोस्टली आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले दे देंगे। उसमें होता क्या कि पिछले 40 साल में, पिछले जितने भी साल से जेईई चलता आ रहा है, उनमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसका एक लिस्ट होता है आपके पास। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो ना, उससे होता क्या है, एक तो आपको पता चल जाता है कि हाउ वेल आर यू प्रिपेयर्ड, आप क्या आपको और करने की ज़रूरत है। मान लो मैंने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, अब मैं जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालता हूँ, मेरे को पता चलता है कि भाई जेईई में ये क्वेश्चंस पूछ रहा है, और डिपेंडिंग ऑन आप उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हो, आप खुद को जज कर सकते हो कि क्या मैं एग्जाम रेडी हूँ कि नहीं। प्लस आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत कुछ पढ़ा देता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब हाइपरबोला और सर्कल का इंटरसेक्शन होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं होती, बस ऐसे पढ़ा देते हैं कि इनकेस आ गया। अब होता क्या है कि अगर आपके पास क्योंकि टाइम कम है, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से स्कैन करो, पिछले 10-15 साल में क्या पैटर्न आ रहा है उसको अगर आप स्टडी कर लो, तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअली एग्जाम में क्या पूछने वाला है, क्या नहीं पूछने वाला है। तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी आप अच्छे से ध्यान दे सकते हो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हो। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, और जिन भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आई है, जो भी क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें आप शायद उनमें अटक गए हो, उनको सॉल्व नहीं कर पाए होंगे, उनको एक बार मार्क कर लेना। और जब आपका जेईई आने वाला होगा, जेईई से पहले एक बार उन क्वेश्चंस को फिर से कर लेना। एंड सेम गोज फॉर जब आप नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे होगे, जैसे आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिया होगा, आप क्वेश्चंस करना, और जो भी क्वेश्चन ऐसा मिले आपको जिनमें आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, जिनमें आपने कोई नया कॉन्सेप्ट सीखा हो, या जिनमें आपने कोई नया ट्रिक लगाने सीखा हो, और उस क्वेश्चन को करने से पहले शायद अगर आपको नहीं आता हो वो लगाना, तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से मार्क कर लो, और एक सेपरेटली एक लिस्ट ही बना लो आप, ताकि आप अपने जेईई एग्जाम से पहले एक बार उसे देख लो, उसको प्रैक्टिस कर लो, और फिर से आपका रिवाइज हो जाए, तो इससे आपको काफ़ी बूस्ट मिलेगा। तो समरी इस बात की है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो करना ही करना है आपको। अगर कोई बंदा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर रहा ना, इट्स अ बिग ब्लंडर। अब मैं बात करता हूँ कुछ एक्स्ट्रा बुक्स की। अब तो क्या है कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रखा है आपने, तो कोचिंग मटेरियल पूरा करते करते ही आपका टाइम निकल जाएगा, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आपको मिल जाता है, इफ़ यू मैनेज टू कंप्लीट योर कोचिंग मटेरियल, if you manage to complete your previous year question, then probably for more practice you can move on to the following resources. सबसे पहला है डीसी पांडे और सेंगेज। इनके आप क्वेश्चंस आप कर सकते हो अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, आपको लगता है कि चलो ये टॉपिक में और स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, तो इन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे एक पीडीएफ बना रखे मैंने, और वो पीडीएफ भी आपको मैं दे दूंगा। और अगर आपको उससे भी ज़्यादा टाइम मिल जाता है कि भाई मतलब बहुत ही बढ़िया मैंने कर लिया, तो इरोडोव, क्रोटोव, पाथफाइंडर और विकास गुप्ता, MS चौहान, JD ली, ऐसे बुक्स हैं
जो आप कर सकते हो, सारी लिस्ट मैंने यहाँ पे बना रखी है। मैं ज़्यादा अभी इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आप सबको पता है कि क्या बुक्स करनी क्या नहीं करनी। तो इस बात की समरी ये है कि सबसे पहले अपना कोचिंग मटेरियल करना, अच्छे से करना, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करना, ठीक है। कोचिंग मटेरियल करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो बिल्कुल ही खा जाना आपने। मैं तो कह रहा हूँ जितने अच्छे से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो उतने अच्छे से कर लो आप। अब तीसरा बहुत ही ज़रूरी पॉइंट ये है मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट में होता क्या है कि आपने पढ़ा कुछ, अब उसको अपने नॉलेज को आपको असली एग्जाम में रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। आपने पढ़ तो लिया, पर क्या आप अपने पढ़े हुई नॉलेज को क्या आप असली एग्जाम में रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो? क्या आप वहाँ पे एग्जाम के प्रेशर सिचुएशन में क्या आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हो? ये जानने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन, जैसे कि मैंने पहले बताया, जैसे कि अगर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो हर हफ्ते आपसे मॉक टेस्ट लेंगे। तो आपको करना क्या है कि मॉक टेस्ट देने के बाद आपको उसे अच्छे से एनालाइज करना है। मॉक टेस्ट दिया आपने, घर आओ, देखो कि भाई कितने नंबर आए मेरे, ठीक है। अब देखो कि कौन सा क्वेश्चन मैंने गलत किया, उस क्वेश्चन को पकड़ो और देखो कि भाई क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। क्या वो कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं आता था? क्या उस कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत थी? क्या वो कॉन्सेप्ट मेरे को आता था लेकिन क्वेश्चन में प्रेशर की वजह से मैंने नहीं किया? या क्या मैंने सिली मिस्टेक करा? ये 4 रीजंस आपको देखने पड़ेंगे कि क्यों क्वेश्चन गलत हुआ, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको ये 4 रीजंस इवैल्यूएट करने हैं कि क्यों क्वेश्चन गलत हुआ, क्या मेरा कॉन्सेप्ट वीक था, क्या मैंने सिली मिस्टेक करा, और जो भी मैंने आपको बताया वो सब आपको रीजंस देखने हैं और अकॉर्डिंगली आपको अपनी प्रिपरेशन सही करनी है। अगर आपने देखा कि भाई मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो उस कॉन्सेप्ट को फिर से जाके पढ़ो और फिर से जाके समझो और उसके बाद फिर से उस क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करो और फिर देखो कि क्या मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। अगर आपने सिली मिस्टेक किया उस क्वेश्चन में, उस सिली मिस्टेक को ना एक अलग से नोटबुक में लिख लो, क्योंकि सिली मिस्टेक जैसा दुश्मन एक जेईई एस्पिरेंट के साथ बिल्कुल नहीं हो सकता। भाई मैंने जो गलतियां करी है ना सिली मिस्टेक में, मेरी रैंक आनी चाहिए थी, लिए सिली मिस्टेक्स के कारण मेरी रैंक हो गई है और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ये हो। तो सिली मिस्टेक तो बिल्कुल मत करना। मैंने ऐसे ऐसे सिली मिस्टेक कर रखे हैं कि अगर मैं आपको बताने लग जाऊँ सिली मिस्टेक्स के बारे में, पूरा एक और नया वीडियो मेरे को बनाना पड़ेगा। तो सिली मिस्टेक्स के लिए तो बिल्कुल ही अलग से आप नोटबुक बना लो कि लिख लो आप कि क्या मैंने सिली मिस्टेक किया, क्या मैंने सिली मिस्टेक नहीं किए, और एग्जाम से पहले उन मिस्टेक्स को भी देख लेना, ताकि जब आप असली एग्जाम दे रहे हो तो आपको याद आ जाए कि मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे ये मिस्टेक करी थी, अब मेरे को ये मिस्टेक नहीं करनी। तो मॉक टेस्ट आपको इस तरह से एनालाइज करना है। अब एक और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप जो भी टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, अगर आपने कोचिंग वाला टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप सही टेस्ट सीरीज़ दो। अब बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे करते हैं कि मतलब जैसे मान लो मैथ्स का पेपर दे रखा है, अब जेईई मेंस का लेवल ये है, जेईई एडवांस का लेवल ये है। अब वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करेंगे क्या कि जेईई एडवांस का लेवल ये है, पर उनका जो जेईई मेन का मॉक टेस्ट होगा ना वो यहाँ पे होगा, उनका जेईई मेंस का ही लेवल जेईई एडवांस से ऊपर होता है। तो इस कारण होता क्या है कि उनमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली इररिलेवेंट होते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन में कोई अजीब से नंबर थ्योरी के क्वेश्चन दे देंगे आपको, फिजिक्स के क्वेश्चन में कोई अजीब से क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन दे देंगे जो कि आपको शायद से बीटेक में पढ़ाए जा रहे हो। तो ऐसी कोई चीज़ जो कि आपसे एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि आप पढ़ो उन्हें, और आपको पढ़ाया भी नहीं गया और आपके सिलेबस में भी नहीं है, ऐसी किसी चीज़ के आधार पे अगर वो टेस्ट सीरीज आपको टेस्ट कर रहा है तो इट्स completely यूजलेस एंड अटेम्प्टिंग सच अ टेस्ट सीरीज इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जो बिल्कुल ही आपके लेवल से ऊपर हैं तो आप तो भाई 3 घंटे कंप्यूटर को देखते रह जाओगे, इससे आपका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। जेईई मेंस में होता क्या है कि जेईई मेंस के अंदर, जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, कि मोस्टली जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं ना वो मॉडरेट लेवल के होते हैं। अगर मान लो फिजिक्स में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, अब तो 25 हो गए, लेकिन वैसा मान लो कि 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 में से 20-22 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि मॉडरेट लेवल के होंगे, और आपको उन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को विद इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम सॉल्व करना है। और बाकी जो क्वेश्चन होंगे हो सकता है कुछ ईजी हो और कुछ काफ़ी हार्ड हो सकते हैं। तो आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और इस हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज लेना है जो कि आपको एक बैलेंस्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस दें। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही आसान दे रहा है और ऐसा भी होना चाहिए कि बिल्कुल मुश्किल दे रहा है। आपको वो इस बेसिस पे टेस्ट करें कि क्या आप मॉडरेट लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो विद इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। ऐसे बहुत सारे टेस्ट सीरीज जो कि अच्छे हैं उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब अगर आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व देखा हो जो कि ये बताता कि एक पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, अब उसमें एक्स एक्सिस में होता है कि उस पार्टिकल की एनर्जी कितनी है और वाई एक्सिस पे होता है कि
व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैविंग अ स्पेसिफाइड एनर्जी। अगर आप देखो कि एक पॉइंट पे पीक आता है उसका, अब वो पीक दर्शाता क्या है, पीक ये दर्शाता है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स की एनर्जी इतनी है। अगर मैं एक्स एक्स पे कोई ई एनर्जी ले लूँ तो वाई एक्सिस पे करस्पॉन्डिंग पॉइंट मुझे ये बताएगा कि हाउ मेनी पार्टिकल्स आर हैविंग व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स आर हैविंग दिस स्पेसिफाइड एनर्जी ई, और एक पॉइंट पे आके उसका पीक आता है। और सिमिलरली एग्जैक्टली यहाँ पे भी जेई मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, उनका पीक होता है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पे। तो आपको मैं बस एक कोरिलेशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में सॉल्व करने की कला सीखनी है। अब एक और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जब भी आप एक चैप्टर पढ़ो, ठीक है, जब भी आपने उस चैप्टर को पढ़ लिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, और अगर आपको कुछ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं वो भी कर लिया, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत है। उस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, क्या क्या रिजल्ट्स थे जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, उन सब को एक पेपर पे लिख लो आप। जैसे कि आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि मैंने अपनी जेईई के टाइम पे कौन एक सेक्शंस पढ़ने के लिए शॉर्ट नोट्स बना लिए थे कि भाई पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, हाइपरबोला की नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, कॉर्ड सबटेंडेंट एंगल में पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो ये सब अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हो, एंड में आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना, आपको अपने पूरे नोट्स को स्कैन नहीं करना पड़ेगा, और इससे बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा आपका। तो और टाइम ही तो बचाना हमें, तो अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लो तो एंड में आके आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी। अब एक और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात मैं करना चाहूँगा, जो है प्रॉपर रिवीजन स्ट्रैटेजी। अब आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, उसके 1 महीने बाद हो सकता है आप उस चैप्टर को भूलने लगो, तो उस चैप्टर के पढ़ने के ऑलमोस्ट 1 महीने बाद इंश्योर कर लेना आपने उसको रिवाइज कर लिया अच्छे से। ये मत करना कि भाई चैप्टर पढ़ लिया और महीनों तक रिवाइज ही नहीं किया, तो होगा क्या कि आप पूरी तरह भूल जाओगे। और इसका एक मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ, इसका मैं एक आपको प्रूफ दिखाता हूँ, एक साइंटिफिकली प्रूवन एविडेंस दिखाता हूँ कि कैसे बंदा कोई चीज़ पढ़ता है और किस तरह से वो भूलता है। तो अगर आप इस ग्राफ में देख सकते हो, इसमें है क्या कि बंदे ने इस टाइम पे कोई चीज़ पढ़ी, अब बहुत ही जल्दी भूलने लगता है। देखो आप, बहुत एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है ग्राफ। इसका मतलब यह है कि इसकी मेमोरी बहुत कम हो रही है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है ना, ये चीज़ें भूलने लग रहा है, मेमोरी इसका रिटेंशन बहुत कम हो गया। लेकिन अब इस ग्रीन वाले कर्व को देखो आप, इसने पहली बार एक चीज़ पढ़ी, अब ये दूसरी बार वही चीज़ पढ़ने लग रहा है, तो उसी सेम चीज़ को भूलने में इसको कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब इसने तीसरी बार उसी चीज़ को रिवाइज किया, तो फिर से उसको भूलने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब उसने चौथी बार रिवाइज किया तो ऑलमोस्ट इस ग्राफ का स्लोप 0 हो गया। मतलब अब जितनी बार रिवाइज करते जाओगे ना, द अमाउंट ऑफ टाइम विच यू टेक टू फॉरगेट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। तो अब देखो यहाँ पे पहली बार इसने पढ़ा तो बहुत जल्दी भूल गया, दूसरी बार पढ़ा तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबे समय तक उसे याद रहा, तीसरी बार पढ़ा तो और लंबे समय तक याद रहा, और चौथी बार पढ़ा तो उसे याद ही रहा कंटिन्यूसली। तो हर चैप्टर को आपको ऐसे ही करना है। आपने कोई चीज़ पढ़ी तो उसको कुछ महीनों बाद या 1-1.5 महीने बाद उसको रिवाइज कर लेना है, ताकि भूलने का टाइम ज़्यादा हो जाए, आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहे वही चीज़। तो रिवाइज बहुत अच्छे से करना, और रिवाइज करने में आपको शॉर्ट नोट्स काम आएंगे, जो आपको बताया था ना मैंने कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। रिवाइज करने में आपको शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले, क्योंकि एंड के समय पे शॉर्ट नोट्स काफ़ी हैंडी होते हैं, क्योंकि आप पूरा बैठ के पूरा तो पढ़ नहीं सकते किताब। शॉर्ट नोट्स में मेन चीज़ होंगी, जल्दी से उसको स्कैन कर लो और आगे बढ़ जाओ। तो प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं हो सकता है आगे भी कुछ वीडियोस बनाऊं कि कैसे रिवाइज करना है आपको। तो इस बात की मेन समरी यही है कि आप टाइम टू टाइम उस चीज़ को रिवाइज करते रहना, और जो आपने क्वेश्चंस मार्क करे थे, जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते वक्त मार्क करे थे, जैसा मैंने आपको बताया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते वक्त जो क्वेश्चंस मार्क करे थे, और कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल सॉल्व करते वक्त जो क्वेश्चंस मार्क करे थे, रिवाइज करते वक्त उनको भी सॉल्व कर लेना, अपने शॉर्ट नोट्स भी पढ़ लेना, और जो आपने नोटबुक बनाई थी गलतियों वाली, वो नोटबुक भी एक बार स्कैन कर लेना, ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से बूस्ट हो जाए। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं जो कि मुझे लगा ज़रूरी थे, और कुछ मिस्टेक्स भी मैंने आपको बता दी जो मैंने अपने समय पे करे, जिसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ। तो जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि 1 साल इज़ डेफिनेटली अ वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड। काफ़ी छोटा वक्त है 1 साल, लेकिन बहुत से लोग 1 साल में करते हैं, और आप बहुत कुछ कर सकते हो 1 साल में। तो एक फाइनल बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है जनवरी मेंस तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट ना हो। देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ यू नॉट कंप्लीटिंग द एंटायर सिलेबस। तो ये मत सोचना कि मैं जनवरी तक पूरा सिलेबस कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा।
जितना आपने जनवरी तक पढ़ लिया उसी चीज़ को अच्छे से रिवाइज करो, उसी का मॉक टेस्ट दो और उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ। अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन आ जाएगा। मान लो आपने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी मैथ्स में, आपको समझ नहीं आ रही प्रोबेबिलिटी या आपको टाइम नहीं मिला प्रोबेबिलिटी पढ़ने का, तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन छोड़ दो। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे आपको अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है कि आपको ये नहीं करना कि सब कुछ कर लिया और कोई भी सही से नहीं करा। आपको अपने जनवरी के मेंस तक एक अच्छा खासा पोर्शन ऑफ सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके आधार पे आपको पेपर देना है। उसके साथ आप कंफर्टेबल हो जाओ, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और फिर उसके बाद जनवरी की बाद टाइम मिले तो बाकी सारे चैप्टर्स भी आप कंप्लीट कर लेना। तो मोरलेस यही था इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अगर आपका कोई दोस्त है जो कि 1 साल में जेईई निकालने की कोशिश कर रहा है तो उसको भी ये वीडियो ज़रूर देना ना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ओके, तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।